अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानेंगे जो एक मगरबी एशिया का मुल्क है, जिसका नाम है इसराइल, जो बहरा रूम के मशरकी साहिल पर मौजूद है। इसराइल के शुमाल में लिबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जनूब मशरकी सिमत में फ़लस्तीन, जनूब में मिस्र, खलीज उकवा और रेड सी बहता है। जैसे बहुत से दूसरे मुल्क तारीख में पुराने गिने जाते हैं, वैसे ही इसराइल भी है, जो हजारों साल पुरानी एक सकाफत पेश करता है। आज की इस वीडियो में हम तारीख के साथ साथ उन हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, इसराइल की तारीख के बारे में इतना कहूँगा कि 635 ईस्वी में मुसलमानों ने इसको फतह कर लिया था। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में था। ये सरजमीन तीनों इब्राहिमी मजहब के लिए बहुत मुकद्दस है। मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। 635 ईस्वी में मुसलमानों के पास आने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 600 सालों तक अब्बासी, उमवी और सलीबी बार बार इस पर काबज होते रहे। 1260 में ये सरजमीन ममलूक एम्पायर का हिस्सा बन गई। 1516 में ये तुर्क उस्मानियों के कब्जे में चली गई। पहली जंगी अजीम के बाद जब तुर्की टूट कर बिखर गए तो यहाँ पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस इलाके को तकसीम कर दिया। फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी खत्म होने लगे। हिटलर ने लाखों यहूदियों को जहन्नम वासिल कर दिया। बरतानिया में मौजूद यहूदी और हॉलोकॉस्ट से जो यहूदी बच निकले थे, इन सब ने बरतानिया के खिलाफ एक बगावत का ऐलान कर दिया। तमाम ममालिक से बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ अपना रुख कर लिया। यहूदियों का इसराइल की तरफ आना और यहाँ पर पनाह लेना, ये तमाम चीज़ें बरतानिया के ऊपर दूसरे ममालिक का एक प्रेशर था। इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हम इस चीज़ का हल तलाश करने में नाकाम रहे हैं, जिसमें इसराइल और अरबों के दरमियान में कोई मामला तय किया जाए। लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 3 सितंबर 1947 को उस कमेटी ने एक ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के निकल जाने के बाद यहूदी आबादी और मुस्लिम आबादी का अलग अलग मुल्क बना दिया जाए और यरूशलेम शहर को दोनों से अलग करके बैनुल-अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर 1947 को ये करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों ने इसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने इसको मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को बरतानिया इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर छोड़कर निकल गया। लेकिन बरतानिया के निकलते साथ ही एक ऐसी हाना जंगी ने जन्म लिया जो हजारों फलस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फलस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर निकल गए। बरतानिया के निकलने से एक दिन पहले इसराइली बानी डेविड बिन गुरियन ने अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। अगले रोज 4 अरब मुल्कों ने इसराइल पर दावा बोल दिया, मगर लाखों मजीद फलस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया और लाखों की तादाद में मजीद मुसलमानों को मार दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रेफरेंडम करवाया, जिसमें फलस्तीनियों की तादाद पहले ही इस खत्ते से खत्म हो चुकी थी और यहूदियों को दूसरे मुल्क से यहाँ पर लाया गया था। रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक में आया। इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी, मगर आने वाले 10 सालों में इसकी आबादी 20 लाख तक पहुंच गई। इसराइल के क़याम के वक्त ही अरब मुल्क और दूसरे मुल्क इसराइल के खिलाफ खड़े थे। उसके बाद बहुत से इसराइल पर हमले किए गए, लेकिन अंदरूनी बगावतों और नाअहली की वजह से हमेशा इसराइल को फतह हासिल हुई। इसराइल में आने वाले यहूदी इस नीयत से आए थे कि इनका अपना एक अलग मुल्क होगा, लेकिन यूरोप और अमीर मुल्कों से आने वाले यहूदियों को अरबों के घर दे दिए गए और जबकि अफ्रीका से आने वाले गरीब यहूदियों को कैंपों में ठहरा दिया गया। 1960 की दहाई के शुरू में इसराइल ने अर्जेंटाइन से हॉलोकॉस्ट के एक मुजरिम अडोल्फ को पकड़कर उसे इसराइल लाकर अदालत से सजा दिलवाई गई और उसको सजा में सजाए मौत दी गई। 1977 में अनवर अस-सदात ने, जो मिस्र के सदर थे, उन्होंने सरकारी तौर पर इसराइल का दौरा किया। इससे कबल कभी किसी अरब मुल्क ने इसराइल के वजूद को नहीं माना था, मगर आज इसराइल और अमेरिका की फंडिंग की वजह से कई अरब मुल्क इसराइल की हमायत में खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल के वजूद को मानता ही नहीं, और पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये साफ साफ लिख रखा है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामत है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप पाकिस्तानी हैं और इसराइल जाना चाहते हैं
तो आप इसराइल के बॉर्डर पर पहुंचकर इसराइल का वीजा हासिल कर सकते हैं, मगर ये वीजा आपको सिर्फ सैर व सियाहत के गर्ज से दिया जाएगा। अगर इसराइल के पूरे नाम की बात की जाए तो इसका नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। रेफरेंडम के वक्त इसराइल का कुल रकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर था। 1970 में होने वाली जंग के बाद यह रकबा 20,760 मुरब्बा किलोमीटर बन गया, लेकिन यह मशरकी यरूशलेम और गुलान की पहाड़ी का रकबा डालकर 22,000 मुरब्बा किलोमीटर बताते हैं, और यही रकबा इसराइल के कवानीन में बताया जाता है। जबकि वेस्ट बैंक में कब्जा करने के बाद ये मुल्क 27,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल चुका है। इस मुल्क की मौजूदा आबादी 9 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। इसराइल के सफारती ताल्लुकात दुनिया के 117 मुल्कों से कायम हैं। इसमें से 3 अरब मुल्क भी शामिल हैं, जिसमें मिस्र, उर्दन और मोरतानिया है। लेकिन मिस्र के अवाम आज भी इसराइल को अपना दुश्मन मुल्क ही मानती है, और इसी तरह इसराइल भी अरब मुल्कों को अपना दुश्मन तस्वुर करता है। अगर इसराइल के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो तारीख में आइंस्टाइन एक ऐसा इंसान था जिसको इसराइल ने अपना सदर बनाने की पेशकश की थी, लेकिन आइंस्टाइन ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। अबरानी के साथ साथ अरबी इस मुल्क की दूसरी सरकारी जुबान है, जबकि रूसी, फ्रांसी और स्पेनिश जुबान का भी इस मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। एक वक्त ऐसा भी था जब इस पूरे मुल्क में मुसलमान बसा करते थे, लेकिन आज मुसलमानों की आबादी की तादाद कुल आबादी का सिर्फ 17% रह चुकी है, जबकि बाकी आबादी दूसरे मजहब के लोगों की है। 1948 से 1980 तक इसराइल में इसराइली लीरा का इस्तेमाल होता था, जिसे इसराइली पाउंड भी कहा जाता था। 1980 से 1985 तक इस्तेमाल होने वाली करेंसी को ओल्ड इसराइली शिकल कहा जाता था। 1985 से लेकर अब तक इस्तेमाल होने वाली करेंसी को जदीद इसराइल शिकल कहा जाता है। अगर पाकिस्तानी करेंसी से इसका मुआवजा किया जाए तो एक शेकल पाकिस्तानी 70 रुपए के बराबर है। कुदुद इसराइल का नेशनल बर्ड है। यरूशलेम शहर, जिसके एक हिस्से पर इसराइल का कब्जा है और दूसरे हिस्से पर फ़लस्तीन का कब्जा है, कुछ अरसा पहले ही इसराइल ने दारुल हुकूमत होने का दर्जा दिया था। यरूशलेम तारीख का वो शहर है जिसे सफ़े हस्ती से 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम इसराइल में मौजूद हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जब इनके बच्चों को स्कूल में अलजबरा पढ़ाया जाता है तो प्लस का निशान इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये समझते हैं कि ये निशान ईसाइयों का है, इसलिए वो प्लस की जगह टी का इस्तेमाल करते हैं। इंसानी उम्र के लिहाज से ये इसराइल वाहद ऐसा मुल्क है जहाँ लोगों की औसतन उम्र 70 साल के करीब है। आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर रखने वाला मुल्क भी इसराइल है। जब इसराइली औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैथ के साथ गुजारती हैं। मैथ के मुश्किल सवालात और उनको सलूशन ढूंढने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो ये समझती हैं कि आने वाला बच्चा ये तमाम चीज़ें सीखेगा जो हम इस वक्त पढ़ेंगे। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एयरफोर्स भी इसराइल के पास है। टोक्यो और न्यूयॉर्क के बाद सुशी के रेस्टोरेंट भी सबसे ज़्यादा तल अवीव में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जियां और मिठाइयां खाने वाला मुल्क भी इसराइल है। मोटोरोला कंपनी के तमाम फ़ोन जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल में बनाए जाते हैं। वॉइस मेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसराइल ने शुरू किया। बहरा मुर्दार भी इसराइल की टेरिटरी में आता है। ये वो जगह है जहाँ पे इंसान अगर समुंदर पर भी लेट जाए तो वो डूबता नहीं है। यही वजह है कि सैर व सियाहत के लिए लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा किताबें भी इसराइल में बनाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन भी इसराइल में की जाती है। अगर हम खेलों की बात करें तो शतरंज इस मुल्क में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है, और इसके अलावा फुटबॉल भी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में इसराइल की मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम इनके यहूदियों के बारे में और यरूशलेम के बारे में आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।